हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो हमने लास्ट शुरू किया था बच्चों एटम के बारे में पढ़ना। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सीख लिया था। अब आज हम एटम का मॉडल समझेंगे। एटम का मॉडल समझेंगे, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने वाले। मतलब हम वो प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूजा मॉडल है ना, वो जो जिसमें बोलते हैं कि लाल कलर का अंदर तरबूजे जैसे जैसे उसमें बीज होते हैं वैसे एक एटम का मॉडल होता है, वो सब बातें नहीं करने वाले। हम एटम एक्चुअली हम कैसा मानते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो एटम, जैसा कि कल हमने देखा था बच्चों, एक एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस वाले मॉडल की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये किस साइंटिस्ट ने दिया था ये आपको मैं सिखाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी फिलहाल हम सिर्फ इस मॉडल को कंसीडर करके इस पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या माना था कल कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है। बच्चों डायग्राम पे मत जाना, है ना, थोड़ी सी अपनी चित्रकारी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमने क्या सीखा था कल, जैसे प्लानिटरी सिस्टम है अपना, सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर हमें इस एटम का मॉडल हमने कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर सपोज बच्चों मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करना है, मतलब मैं इसका एड्रेस बताना चाहता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को पहचान देना चाहता हूँ ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैं कैसे करूँगा, है ना भाई। जैसे अब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी पहचान होगी ना। जैसे अपनी पहचान होती है, मेरी अपनी खुद की एक पहचान है, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी है, आपकी खुद की है, वैसे हर एक इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी भी होती है ना। उसका खुद का एक एड्रेस होता है ना। तो वो जो एड्रेस है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ताकि हम उस इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकें। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ऐसे घूमने चला गया। अब घूमने चला गया, पुलिस ने पकड़ लिया इसको। पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस क्या करेगी, पकड़ती सबसे पहले क्या बोलती है, आईडी दिखाओ, है ना। अब आधार कार्ड तो इसका बनता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी आइडेंटिटी कैसे दिखाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों आधार कार्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन के लिए एक 4 नंबर का सेट बनता है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बच्चों 4 नंबर का एक सेट होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को उसकी आइडेंटिटी देता है, उसका एड्रेस देता है। जैसे आपकी आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड में अगर फोटो की बात ना करें, अगर आपके फ़ोटो की बात, आधार कार्ड का फ़ोटो आपको भी पता होगा कैसा होता है ना। मेरा तो ऐसा है कि मैं दिखा भी नहीं सकता पब्लिक में किसी को। तो फ़ोटो की बात ना करें तो उसमें क्या क्या लिखा होता है, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कुछ, है ना। उसमें एक आधार नंबर लिखा होता है, एक अपना नाम लिखा होता है, एक अपना बर्थ ईयर या बर्थ डेट लिखी होती है, और एक अपना एड्रेस लिखा होता है कि हम परमानेंट रेजिडेंट कहाँ के हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है। ठीक है, तो उसमें कुछ 3-4 इन्फॉर्मेशन होती है जिससे इंसान को पहचाना जा सकता है कि ये आदमी, इसकी ये पहचान है। वैसे इलेक्ट्रॉन को भी पहचान देने का काम करते हैं बच्चों क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, अभी देख लो। क्वांटम नंबर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं बच्चों। क्वांटम नंबर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, और वो क्वांटम नंबर कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं बच्चों। अब ये 4 क्वांटम नंबर क्या हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं इस इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब ये सब चीज़ें समझने से पहले ना एक बहुत आसान सा सीक्वेंस समझो आप लोग। ये जो एटम का मॉडल है ये कैसे होता है, ये जो सेंटर में न्यूक्लियस के अराउंड ये जो शेल्स है ना बच्चों, ये शेल्स होते हैं एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स मतलब ये हर एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसका खुद का एक एनर्जी होता है। और एक शेल में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी हम बराबर मान के चलते हैं।
ठीक है, हम ये मानते हैं कि इस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, इन सबकी एनर्जी बराबर है ना। अभी ऊपरी तौर पे हम बात कर रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे अभी हम। एक शेल में प्रेजेंट सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो एक शेल में या किसी एक एटम में अगर आप बात करो, तो एटम में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? शेल में, ठीक है। शेल को हम एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं ना। एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। इन शेल के अंदर फर्दर आप इसको बच्चों मैग्नीफाई करके देखा आपने, है ना, मैटर को मैग्नीफाई करके देखा तो आपको एटम नजर आया। एटम को आपने और मैग्नीफाई करके देखा और जूम करके देखा, है ना। आजकल OnePlus का कैमरा आने लग गया ना, 108 मेगापिक्सल, जो यहीं से खड़े खड़े चांद की फोटो खींच लेता है, मतलब चांद पे भी दिखा देता है कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। तो वैसे ही OnePlus हमने लिया और इसको जूम करके देखा, जूम करके देखा तो ऐसे ये बहुत बड़ा बड़ा सा दिखा हमें, और उसमें हमें नजर आया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये चाइनीज़ कंपनीज़ के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ना, वो कुछ सालों में मुझे ऐसा लगता है कि ये एटम को भी अपने को दिखा देंगे कि देखो वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और वो रहा न्यूक्लियस, है ना। तो हमने इसको मैग्नीफाई करके देखा, हमें पता चला कि सेंटर में न्यूक्लियस और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको बच्चों और मैग्नीफाई करके देखोगे, अगर और ज़्यादा बड़ा करके देखोगे, तो आपको इन शेल्स के अंदर, इन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स के अंदर और सब एनर्जी लेवल्स नज़र आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी भी आप सुपरमार्केट गए हों अगर, तो वहाँ पे आप कोई भी एक चीज़ उठाते हैं, ठीक है। आप चेकआउट के लिए गए, चेकआउट के लिए वो बंदा क्या करता है, एक बार कोड लगा हुआ होता है आपके प्रोडक्ट पे जो आप खरीद रहे हो, उस पर उसको स्कैन करवा देता है ना। तो वो बार कोड को अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्या होता है, वो ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ऐसी ऐसी कुछ लाइंस होती हैं। आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया कि कैसे इन लाइन से पता चल जाता है कि उस प्रोडक्ट का कोड क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आया, खैर ज़रूरत भी नहीं है समझने की। तो यहाँ अगर आप बच्चों इसको बहुत दूर से देखोगे, बहुत दूर से, तो एक की कंप्लीट ब्लैक लाइन नज़र आएगी, है ना, मोटी ब्लैक लाइन नज़र आएगी। तो वो जो मोटी ब्लैक लाइन है ना, उसको आप ये मान के चलो कि वो शेल है या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, ठीक है। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल लिख लो इसको। अब आप जैसे जैसे पास जाओगे तो आपको नजर आएगा कि वो एक जो मोटी ब्लैक लाइन नजर आ रही है, वो मोटी ब्लैक लाइन नहीं है, वो बारीक बारीक पतली पतली लाइंस का एक झुंड है, जैसे कि ये है, ठीक है। तो उसको और मैग्नीफाई करके हमने देखा, उसको जूम करके देखा हमने, तो हमें उसके अंदर बारीक कुछ लाइंस नजर आई। तो वो जो शेल्स थे उनके अंदर हमें सब शेल्स नजर आते हैं बच्चों, शेल के अंदर पाए जाते हैं सब शेल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल जो हैं उनके अंदर फर्दर सब एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, जिनको हम सब शेल्स बोलते हैं। इनको हम सब एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक। इन सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर बैठा होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब देख रहे हो दाऊद हो रखा है ये भी, या छोटा राजन हो रखा है, कहाँ छुप के बैठा है, एकदम अंदर। शेल, शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, खास करके 11th क्लास के बच्चों को या 10th क्लास के बच्चों को। वो क्या, वो ये कि सर ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो बच्चों ऑर्बिट्स में आपको बता दूं, ऑर्बिट्स वर्ड अब हमने यूज़ करना जो है बंद कर दिया है, वो ओल्ड फैशन हो चुका है। और आप सभी को पता है ओल्ड फैशन चीज़ हम ऐसे निकाल के फेंकते हैं अपनी ज़िंदगी से, जैसे कि दूध में से मलाई, है ना, मक्खी नहीं मलाई। तो शेल को बोला जाता है बच्चों ऑर्बिट्स, और सबशेल के अंदर जो प्रेजेंट है उनको बोला जाता है ऑर्बिटल्स। तो ये वर्ड तो हमारी ज़िंदगी में भी यूज़ होता है, लेकिन ऑर्बिट्स को हमने यूज़ करना बंद कर दिया है। ऑर्बिट्स हम यूज़ नहीं करते, अब हम ऑर्बिटल्स वर्ड का यूज़ करते हैं। ऑर्बिट्स यूज़ करना, हमने शेल वर्ड का यूज़ करना। शेल थोड़ा सा ट्रेंडी लगता है, तो इसलिए हम शेल्स या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स बोलने में अच्छा नहीं लगता, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स। ऑर्बिट का क्या है, ऑर्बिट तो च्युइंगम भी होती है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। चलो, अब
अगर एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, मुझे इस तक पहुंचना है, तो मुझे इसका एड्रेस पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि एक आसान सी स्टोरी से समझाता हूँ। एक स्टूडेंट है, कोई भी मान लेते हैं अपन, किसी का भी नाम, सपोज अंकित है, या एक काम करते हैं प्रभात, है ना। प्रभात ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है बच्चों, प्रभात। ये आप जब आगे पढ़ोगे या जब आप मेरे जो ट्रिकी वीडियोज़ हैं उनको देखोगे, मेरा एक खुद का चैनल है केमिस्ट्रिक्स करके, उसमें ट्रिकी वीडियोज़ में डालता हूँ, है ना। केमिस्ट्री की जो भी ट्रिक्स होती हैं वो वीडियोज़ में डालता हूँ। तो उसमें एक मेरा फेवरेट कैरेक्टर मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ, वो है प्रभात। तो सपोज़ प्रभात है, अब प्रभात रहता है, सपोज़ कहाँ माने हम, यूपी में मान लेते हैं, यूपी में रहता है, कहीं लखनऊ में रहता है, ठीक है। लखनऊ में वो और उसकी गर्लफ्रेंड, हाँ ठीक है, तो दोनों रहते थे। अब हुआ क्या, उसकी गर्लफ्रेंड को तो उसके पिताजी ने मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया, ठीक है। अब प्रभात का सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो प्रभात को भी, अब ऑब्वियस सी बात है, प्रभात भी क्या बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा। उसने कहा पापा मैं भी डॉक्टर बनूंगा, मुझे भी कोटा जाना है, ठीक। तो प्रभात को बनना तो इंजीनियर था, पर वो बनने डॉक्टर आ गया और कोटा आ गया। उसको नहीं पता था कोटा में क्या होता है क्या नहीं होता, उसकी गर्लफ्रेंड को सब पता था। उसने, वो आई, उसने एडमिशन लिया कोटा की एक अच्छी सी कोचिंग में और पढ़ाई चालू कर दी, ठीक है। वैसे भी आपको पता ही है, लड़कियां छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हैं। तो प्रभात अब परेशान हो रहा था, तो उसने अपने घर वालों से कुछ जुगाड़ लगवाया और उसने बोला कि चलो कोटा मुझे भी एडमिशन दिलवा दो, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, ठीक है। तो अब घर वाले लेकर आ गए कोटा और एडमिशन करवा दिया और घर वाले चले गए, ठीक है। अब प्रभात उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, पढ़ाई नहीं करनी है, सबसे पहला काम क्या करना है, उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढना है। अब प्रभात ने क्या किया, प्रभात ने ढूंढना चालू किया। अब ऐसे ही, अब मजनू आवारा ऐसे भटक रहा है गलियों में, सारी कोचिंगें छान रहा है। शाम को 7 बजे और दिन में 1 बजे जब बैचेस छूटने का टाइम होता है, तो ऐसे कोचिंगों के बाहर खड़ा है, भटक रहा है इधर उधर, है ना। उसने सारे पानी बताशे के ठेले भी छान लिए कि कहीं ना कहीं तो पानी बताशे खाने जाएगी, वो वहाँ मिल जाएगी, पर वहाँ भी नहीं मिली। तो प्रभात क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है, क्योंकि उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड का एड्रेस नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड का एड्रेस नहीं है तो कैसे ढूंढेगा, एड्रेस तो होना चाहिए ना, ताकि जाके सीधा उससे मिल सके। तो उसको अगर उसकी गर्लफ्रेंड चाहिए तो उसकी गर्लफ्रेंड का एड्रेस उसके पास होना चाहिए। अब उसकी गर्लफ्रेंड का एड्रेस कैसा हो सकता है बच्चों, सबसे पहले तो उसको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो जब लखनऊ से कोटा आ गई है, तो अगर प्रभात को उसके पास तक पहुंचना है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि वो लखनऊ से निकल के गई कहाँ पे है, तो पहली चीज़ उससे पता लग गई कि वो गई है कोटा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। तो कोटा तक तो वो पहुंच गया। फिर उसके बाद कोटा में उसको ये पता होना चाहिए कि कोटा में उसने क्या किया है, भाई मेडिकल की तैयारी के लिए उसने किसी अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो उस कोचिंग में नहीं। और फिर उसके बाद अब उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कोचिंग में उसने एडमिशन लिया है, ठीक है, वो कोचिंग किस एरिया में है, ठीक। तो सपोज़ यहाँ पे राजीव गांधी नगर, तलवंडी, यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग्स हैं। तो यहाँ पर तलवंडी एरिया में उसकी कोचिंग है। अब तलवंडी एरिया में कोचिंग है तो ऑब्वियस ही बात है, उसने जो हॉस्टल लिया होगा वो भी तलवंडी एरिया में ही होगा, ठीक है। अब तलवंडी एरिया में सपोज़ उसके हॉस्टल का नाम कुछ भी मान लेते हैं अपन, ठीक है। उसका नाम मान लेते हैं अपन, हॉस्टल का नाम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे गुरु कृपा नाम के बहुत सारे हॉस्टल हैं, ठीक है। तो ये GKP हॉस्टल में वो रह रही है, तलवंडी में एक GKP हॉस्टल है, वहाँ पर वो रह रही है, ठीक है। प्रभात पहले कोटा आया, फिर कोटा से तलवंडी में आया, तलवंडी से GKP हॉस्टल में। और GKP हॉस्टल या गुरु कृपा हॉस्टल, इसमें भी वो किस रूम नंबर में है, किस नंबर के रूम में है, वो उसको पता होना चाहिए अगर उस तक सीधे पहुंचना है तो, ठीक है। वैसे तो पहुंच नहीं पाएगा, गर्ल्स हॉस्टल होगा तो अंदर तो घुसने नहीं देंगे, पर ठीक है, हाँ रूम नंबर पता होना चाहिए। तो सपोज़ वो है रूम नंबर 101 में, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसकी गर्लफ्रेंड का एड्रेस है जिससे प्रभात उसके पास तक पहुंच सकता है।
वैसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होगा जिससे हम उसके पास तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि सपोज ये वाले इलेक्ट्रॉन को मुझे एड्रेस देना है, तो मैं इसको कैसे दूंगा? मैं इन 4 क्वांटम नंबर्स की हेल्प से उसको ये एड्रेस दूंगा। तो सबसे पहला है बच्चों इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक एटम में शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उस शेल के अंदर सब शेल होते हैं, उन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 नंबर होते हैं बच्चों। और ये जो शेल है, इस शेल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n से। नेक्स्ट, इसको रिप्रेजेंट कर लिया हमने, ठीक है, n से। अब सबशेल को रिप्रेजेंट करना है। सबशेल को रिप्रेजेंट करने का अब हमें ये तो पता चल गया कि एक शेल में किस शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि उस शेल के किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। तो शेल के किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है ये पता लगाना है, तो उसका आइडिया कौन देगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, L बोलते हैं इसको हम, है ना। इसको बच्चों एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसके 3-4 नाम होते हैं, ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी, एंगुलर, एजीम्यूथल और सेकेंडरी, ठीक है। ये 4 इसके नाम होते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों ऑर्बिटल्स को। इसको तो L ने रिप्रेजेंट कर दिया। ऑर्बिटल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब उस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उसके बाद एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आपने सुना ही होगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दोनों का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से भी कौन सा इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, किस इलेक्ट्रॉन की आप बात करना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उसका स्पिन क्या है उसको रिप्रेजेंट करेगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो हमारा S है, चौथा क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट करेगा उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को, ठीक है। तो बच्चों 4 नंबर हैं हमारे पास, कौन से? N, L, M और S। ये क्या है? ये कहलाते हैं बच्चों क्वांटम नंबर्स। दैट मीन्स ये है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। ये 4 नंबर्स हमें चाहिए अगर किसी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो, ठीक है। तो कैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करेंगे, चलिए उसको समझ लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, आप लोग चाहो तो पॉज करके फटाफट से इसको लिख लो, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। हाँ, तो बच्चों अब हम देखेंगे एक एक करके कि कैसे ये 4 क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन को एड्रेस करते हैं। देखो, सबसे पहला है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये रिप्रेजेंट करेगा शेल को। अब एक एटम में कितने शेल्स पॉसिबल हैं? एक एटम में इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं, यानी कि n के वैल्यू की अगर हम बात करें, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। n की कितनी वैल्यूज़ हो सकती है बच्चों? n की वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 to इन्फिनिटी। एक एटम में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स पॉसिबल है बच्चों, उसमें इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं। एक एटम में इनफाइनाइट शेल्स पॉसिबल हैं,
हाँ, लेकिन उन इनफाइनाइट शेल्स में से कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो अलग चीज़ है। जैसे कि सोडियम की हम बात करें तो उसके 3 ही शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम एटम में कितने शेल्स पॉसिबल हैं, वो तो इनफाइनाइट पॉसिबल हैं, लेकिन सोडियम एटम के कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो है मात्र 3 शेल। ठीक है। हाइड्रोजन एटम में कितने शेल्स पॉसिबल हैं, आपको ऐसे कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, ओलंपियाड में, जेई में, नीट में, कि नंबर ऑफ शेल्स पॉसिबल इन हाइड्रोजन एटम इज। अब हाइड्रोजन का नाम सुनते ही अपने दिमाग में क्या घंटी बज जाती है, तो सबसे पहला एलिमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही शेल, लेकिन पॉसिबल कितने हैं, इनफाइनाइट शेल पॉसिबल हैं। हाइड्रोजन एटम में कितने शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसका आंसर जाएगा 1। कितने शेल्स पॉसिबल हैं, इसका इनफाइनाइट। ठीक है। तो n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी पॉसिबल है ना, किसी भी एटम में 1 से लेके इनफाइनाइट तक शेल्स पॉसिबल हैं। अब ये जो शेल्स हैं बच्चों, ये इस तरीके से हम मान लेते हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड ये शेल्स इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये है n = 1, ये n = 2, ये n = 3, इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है गणित। ठीक है। तो यहाँ पर ये n = 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और अभी अभी हमने देखा था कि हम शेल्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स मतलब इस शेल का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा और वही इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का भी एनर्जी होगा। तो सपोज इसका एनर्जी E1 है। अब जो हम लिख रहे हैं बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। बात कर रहे हैं हम E2 की। E2 क्या है, दूसरे वाले शेल की एनर्जी। E3 क्या है, तीसरे वाले शेल की एनर्जी। इस तरीके से अगर इनफाइनाइट शेल पॉसिबल है तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हमें मिलेंगे। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाओगे ये एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाओगे एनर्जी का वैल्यू, शेल्स की एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो अगर इनका ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछ लिया जाए कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो क्या यही ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाओगे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन पे और उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स शेल्स का एनर्जी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से एनर्जी लेवल आ गए। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये बनता है, क्वेश्चन जो आया था वो मैं सीधे क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसके बाद में आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंस in energies, which of the following order of difference in energies of principal energy levels यानी कि shells is correct। ऑप्शन दिया था हमें E2 minus E1 is greater than E4 minus E3। बी ऑप्शन दिया था हमें E4 माइनस E3 ग्रेटर देन E2 माइनस E1। थर्ड ऑप्शन दिया है हमें E2 माइनस E1 ग्रेटर देन इसको अपन E3 माइनस E2 कर लेते हैं ग्रेटर देन E2 माइनस E1। और फोर्थ ऑप्शन दिया है E5 माइनस E4 इज ग्रेटर देन E2 माइनस E1। चलिए बच्चों, अब आपने ऑर्डर देख लिया है, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये जो ऑर्डर अभी आपने लिखा है, सिर्फ इस ऑर्डर के बेसिस पे आप इसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, समझो। हमने देखा ये जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो शेल्स हैं, ये n = 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से इनफाइनाइट। तो ये एनर्जी लेवल E1, ये E2,
ये E3, ये E4 और ये E5, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस पूछा जा रहा है। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस देखो, E2 माइनस E1 ग्रेटर देन E4 माइनस E3, यानी कि ये जो डिफरेंस है एनर्जी का यहाँ पे, ये इसको कंपेयर करना है आपको इसके एनर्जी डिफरेंस से। अब कैसे कंपेयर करें, तो इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ लो काम हो जाएगा केमिस्ट्री में, वो तो ये चीज़ बताते नहीं है ना। क्यों नहीं बताते? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी नहीं है। वो तो ऐसे बोल के निकल जाएंगे कि एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी है। वो उस तरीके से नहीं लिखी है जिस तरीके से उनको चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शेल्स का एनर्जी बढ़ता जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इनमें प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करता है। यहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या यहां पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं। तो अब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहने के लिए ये न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेंगे। भाई एक एटम में क्या होगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में ही तो रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ वालों पर तो सफिशिएंट अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जा रहे हैं बाकी जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर अट्रैक्शन कम होता जाएगा। उन पर अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में रहने के लिए वो इधर की तरफ न्यूक्लियस के पास रहना पसंद करेंगे, ना कि दूर। पास रहना पसंद करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये शेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये कम होता जाता है बच्चों। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाएंगे शेल्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। सेल्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा तो बच्चों जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा एनर्जी होता है ना। इसको आप लिख लो भले ही नोट लगा के, मोर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, more the distance of electron from the nucleus, more will be the energy of electron। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये शेल्स पास पास होते जा रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उससे कम है। डायग्राम में आपको नहीं नज़र आ रहा है लेकिन ऐसा होता है। इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में उससे कम है, ये उससे भी कम, फिर उससे भी कम। तो जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते हैं ये शेल्स बच्चों पास पास होते जाते हैं, ये ऐसे होते जाते हैं। अब ये पास पास खिसकते जाएंगे। तो अब देखो ज़रा यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को कंपेयर करो तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है ना, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो यहाँ पर देखो एनर्जी डिफरेंस E2 और E1 का निकालना है, और यहाँ पर आपको ये E5 और ये E6 है तो E6 और E5 का निकालना है। तो कहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे ये डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। तो डिस्टेंस कहाँ ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस के पास वाले शेल्स में ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस के पास वाले शेल्स में ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते हैं इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस भी कम होता जाएगा। ये एनर्जी डिफरेंस कम हो जाएगा तो अगर मैं E6 और E5 के डिफरेंस की बात करूं, E6 और E5 के डिफरेंस की, ये डिफरेंस इस डिफरेंस से तो कम ही होगा, है ना। E2 और E1 के डिफरेंस से तो कम होगा, ये कम होगा ये ज़्यादा होगा। तो अब उस बेसिस पे हमें यहाँ पर आंसर देना है। तो देखो क्या E2 और E1 शेल का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो E4 E3 से ज़्यादा होगा। E2 और E1 यानी कि ये वाला, E4 E3 यानी कि ये वाला इससे ज़्यादा होगा। ये जो डिफरेंस है ये आगे जाके कम होता जाता है, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा होगा यानी कि ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा। बाकी भी देख लेते हैं। E4 और E3 का ज़्यादा होगा E2 और E1 से, ये तो इसी का उल्टा दीजिए, ये तो गलत ही है ना। यहाँ पर देखो E3 और E2 का डिफरेंस E2 और E1 से ज़्यादा है, यानी कि ये वाला डिफरेंस इससे ज़्यादा है, ऐसा बोल रखा है। ऐसा नहीं होता, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम ये डिफरेंस कम होता जाता है, तो ये भी गलत है। और E5 और E4 का डिफरेंस E2 और E1 से ज़्यादा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। E5 और E4 यहाँ पर, E2 और E1 यहाँ पर, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों A।
ठीक है, ये टफेस्ट क्वेश्चन था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, मतलब इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, लेकिन आप लोगों ने बड़े आराम से इसको कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लिया। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, है ना। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता बच्चों, बस उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। बाकी तो आप कैलकुलेशन ऐड करके ज़बरदस्ती क्वेश्चन को अगर टफ बना दो, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड देके, तो बात अलग है, वरना क्वेश्चन सभी आसान होते हैं, चाहे वो IIT JEE के हों, चाहे वो मेडिकल के हों। ठीक है, तो ये था अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की भी बात करेंगे हम, लेकिन तब तक के लिए आप इसको पहले रिवाइज करो, क्योंकि एक साथ अगर सारे पढ़ लिए तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बाद में कहोगे कि सर ने एक साथ इतना सारा पढ़ा दिया कि कंफ्यूज ही हो गए, फिर समझ में नहीं आया, है ना। तो तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।